स्वागत है बच्चों आपका आज के रोटेशनल मोशन के लेक्चर में। आज हम लोग बात करने वाले रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हेडिंग डाल लो आप, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपका हेडिंग है। सो टॉर्क के बारे में तुम्हें पिछले क्लास में ही मैंने बता दिया था दैट टॉर्क किसे कहते हैं। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि दैट टॉर्क जो होता है वो इक्वल टू आई अल्फा होता है। अभी देखना ध्यान से दैट तुमने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तुमने पढ़ा था उसमें तुमने ये पढ़ा था दैट एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या कराता है? फोर्स तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन कराता है। मास क्या है? तो मास बॉडी के इनर्शिया की प्रॉपर्टी को दर्शाता है, टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी को बताता है। कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा है तो उसका मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसी फॉर्मूला को हमें क्या करना है कि इसी फॉर्मूला को एकदम सेम टू सेम जो है ना रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशनल मोशन में भी लेकर के चले जाना है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कहीं पर लिखा हुआ है तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख देना है। क्या लिख देना है? मास के जगह पर लिख देना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स के जगह पर लिख देना है टॉर्क और अल्फा के जगह पर लिख देना है, ए के जगह पर लिख देना है अल्फा। आ रही बात समझ में? मतलब कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसी को डायरेक्ट जो है एनालॉगस इक्वेशन क्या हो जाएगा? फोर्स के जगह पे क्या हो जाएगा? फोर्स के जगह पे हो जाएगा टॉर्क और मास के जगह पे क्या हो जाएगा? मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन के जगह पे अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जो रिलेशन आता है वो तुम्हारा बिल्कुल सेम रिलेशन है जैसा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो इक्वेशन आया था फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका ये एनालॉगस इक्वेशन है, ठीक। तो यहां पर से तुम देख सकते हो दैट कि अगर तुम्हें मान लो अल्फा लिखना हुआ तो अल्फा क्या लिखोगे? टॉर्क अपॉन आई। मीन्स अल्फा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पर नोट भी करना है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मेरे साथ साथ तुम भी लिखते चलो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला आ जाएगा बच्चों दैट कि आपको टॉर्क और आई की जो वैल्यू लेनी है वो सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेनी है। टॉर्क और आई की वैल्यू किसके अबाउट लेनी है? सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेनी है। क्लियर है? तो जैसे टॉर्क तुम्हारा होता है तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालते हैं ना। टॉर्क पूरा डिटेल में जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क जब निकालोगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालोगे, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालोगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालोगे। तो ये दोनों पॉइंट जो है सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉर्क जो है मान लो एक रॉड है, ठीक है, इस तरह से मान लो एक इस तरह से रॉड लिया है और तुमने जो टॉर्क निकाला वो इस पॉइंट के अबाउट निकाला, ए के अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क निकाला और तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके अबाउट निकाल दिया है। तो अब तुम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाओगे। वहां पे तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें टॉर्क को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये इक्वेशन जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट में लिख लो कि टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर अबाउट द सेम पॉइंट या सेम एक्सिस। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर अबाउट द सेम पॉइंट, आर अबाउट द सेम पॉइंट, है ना। तो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर अबाउट द सेम पॉइंट। क्लियर है? ये लिख देना। दूसरा पॉइंट दैट कि जो टॉर्क लिखोगे वो ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस लिखना, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का जो नेट टॉर्क होगा 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लो, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ग्राउंड है और उस ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एक ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, ठीक है। अभी इस ग्राउंड के ऊपर ये वाला जो ऑब्जेक्ट आगे स्लाइड कर रहा है
तो फ्रिक्शन जो है कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है ना। तो दोनों का फ्रिक्शन बनाओ। तो जैसे देखो इसका अगर फ्रिक्शन बनाते हो तो उस वाले पे फ्रिक्शन होगा पीछे, क्योंकि वो आगे जा रहा है। वही सेम फ्रिक्शन जो है ग्राउंड पे किधर लगेगा, तो वही सेम फ्रिक्शन ग्राउंड पे लगेगा आगे। तो देखो, तो तुम अगर सिस्टम मानोगे, तुम पूरा इसको सिस्टम मानो, ये वाले को पूरा को सिस्टम मानो, तो अगर तुम इस पूरे को सिस्टम मानोगे तो तुम्हारा जो नेट फोर्स है वो तो जीरो हो गया ना। देखो फोर्स जो है फ्रिक्शन का फोर्स क्या इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स तुम्हारा क्या हो जा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट जब हो रहे तो वो तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो उसका नेट टॉर्क क्यों निकालने जाओगे। तो यहाँ पर तुम लिख लो दैट की द टॉर्क इज ओनली अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस, torque is only due to the external forces. Torque is only due to the external forces. Torque is only due to the external forces because the sum of the net internal torque is zero. इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होगा। तो ये तुम्हें इतना कम से कम पता होना चाहिए। पहला तो कि फॉर्मूला कि टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा। दूसरा कि टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो उसी सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना है। तीसरा कि टॉर्क सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही लेना है। इतना तुम्हें कम से कम याद होना चाहिए, तो जाकर के तुम्हारा मस्त मजा आ जाएगा तुमको। तो चलो अब इस पे 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं दैट कि सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैं एक रॉड ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि इस तरह से, ये थोड़ा सा गलत डायग्राम, हाँ ये मान लो कि इस तरह से एक तुम्हारे पास रॉड है, ठीक है ना। अभी इस रॉड को क्या किया, ऐसे खाली नहीं छोड़ा तुमने, यहाँ पर हिंज कर दिया। हिंज मतलब कि उसके अबाउट वो रोटेट कर पाएगा, ऐसे घूम पाएगा। तो इनिशियली द रॉड इज एट रेस्ट, शुरुआत में तो रॉड रुका हुआ, रॉड चल नहीं रहा। तो यहाँ पर लिखो साइड में दैट इनिशियली द रॉड इज एट रेस्ट, इनिशियली द रॉड इज एट रेस्ट, शुरुआत में जो रॉड है वो क्या है, रेस्ट पे। इनिशियली द रॉड इज एट रेस्ट। सेकेंड लिखो दैट की फाइंड द angular acceleration, find the angular acceleration just after releasing the rod, just after releasing the rod। रॉड को रिलीज करने के जस्ट बाद एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, मीन्स अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकाल करके बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे, सिंपल सा बात ऐसे सोचो कि यहाँ पर यूज क्या करना है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। क्या यूज करना है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा यूज करना है अगर, तो तुम खुद सोचो कि यहाँ पर टॉर्क कौन देगा, कौन सा ऐसा फोर्स है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने में फायदा है। और हाँ, क्वेश्चन में ये भी गिवन है दैट कि इसकी मास जो है एम है, रॉड की मास कितनी m है और इसकी जो लेंथ है वो l है। मास ऑफ रॉड m और लेंथ ऑफ रॉड l, ये डेटा तो तुम्हें गिवन हो गई। तो तुम यहाँ पर जब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे तो टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लोगे, तो फायदा होगा। तो अगर टॉर्क और आई निकाल दिया तो अल्फा आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अगर टॉर्क निकाल दिया, अल्फा चाहिए, टॉर्क निकाल दिया, आई निकाल दिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, तो तुम्हारा अल्फा आना ही आना है कि नहीं, आना है ना। तो यहाँ पर देखो तुम क्या करो, सबसे बेस्ट उपाय, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना इस हिंज के अबाउट ले लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम इस हिंज के अबाउट ले लो। अगर इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो फायदा क्या होगा पता है, तो फायदा ये होगा ना कि तुम्हें इस पे लगने वाला जो फोर्स है, हिंज पे भी तो फोर्स होगा ना। अब तुम मान लो किसी किताब को तुम पकड़ते हो, ठीक है, किसी किताब को पकड़ते हो, जैसे कि मान लो सपोज करो कि तुम किसी बुक को ऐसे पकड़ते हो। तो जब तुम इस बुक को ऐसे पकड़ते हो ना, तो तुम्हारे यहाँ पर इस हाथ में इस जगह पर तुम पकड़ के देखो ऐसे,
तुम ध्यान से सोचना दैट कि तुम्हारे हाथ में फोर्स लग रहा है कि नहीं, बहुत ताकत लग रहा है यार ऐसे पकड़ के रखने में इसे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पर क्लैम्प की हो, जहाँ पे हिंज की हो रॉड को, तो वो भी कुछ फोर्स जो है रॉड पे लगा रहा होगा। ऐसे ही तो वो रुका हुआ है नहीं, है ना, ऐसे ही तो रुका हुआ नहीं ना है, नहीं तो वो फिर गिर जाता ना। तो इसलिए हिंज के अबाउट अगर टॉर्क लिखते हो तो फायदा ये होगा कि तुम्हें मोमेंट ऑफ टॉर्क जो है वो हिंज फोर्स की वजह से नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, पिछले लेक्चर में बताया था, वैसे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अगर हिंज के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो फायदा ये होगा कि हिंज का जो फोर्स है वो इसी से पास कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है। तो हिंज के अबाउट फोर्स लिख रहे हो तो हिंज पे लगने वाला फोर्स टॉर्क थोड़ी देगा, हिंज पे लगने वाला टॉर्क फोर्स देगा क्या, नहीं देगा। तो इस वजह से हम लोग टॉर्क अबाउट हिंज लिखेंगे सबसे पहला चीज। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टॉर्क अबाउट हिंज, ठीक है, टॉर्क अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट टॉर्क। चलो तो हिंज के अबाउट टॉर्क लिखना चालू। अभी हिंज का फोर्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं। मास इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, तो इसका जो वेट है वो सेंटर पे तो लग ही रहा होगा ना, वेट ऑफ द रॉड सेंटर पे लग रहा होगा mg। चलो इतना लिख दिया। तो एक ही एक्सटर्नल फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है रॉड पे, वो वेट है। तो टॉर्क अबाउट हिंज जो लिखोगे तो कौन सा फोर्स टॉर्क लगाएगा, mg लगाएगा। तो टॉर्क अबाउट हिंज तो कौन दे रहा है, फोर्स कौन है, mg। कितना डिस्टेंस पे, l/2 पे। तो सिंपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा, अभी आई भी तुम्हें उसी एक्सिस के अबाउट लेना है भाई। अब ऐसा मत सोचना कि आई हम लोग ना इसी mg के अबाउट ले लेंगे, नहीं, तुमने टॉर्क किसके अबाउट लिखा है, तुमने टॉर्क इस हिंज के अबाउट लिखा है ना। यहाँ देखो ये हिंज के अबाउट तुमने टॉर्क लिखा है, तो तुमने अगर हिंज के अबाउट टॉर्क लिखा है तो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया mg के अबाउट थोड़ी लिख दोगे, तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी हिंज के अबाउट ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए तुम वहां पर लिखोगे आई के जगह पर ml²/3। समझ रहे हो बात, ml²/3, क्योंकि आपने पढ़ा है रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एंड के अबाउट होता है वो ml²/3 होता है इनटू अल्फा। अब यहाँ सॉल्व करो, हो गया काम। अल्फा इक्वल्स टू, अब ये l और l कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, 3g/12, 3g/12 हो गया, काम खत्म। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 3g/2l। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया रॉड का, ठीक। अब कोई बोल दे आकर के कि चलो भाई इतना कमाल तो तुमने कर दिया है, अब तुम मुझे ना हिंज फोर्स भी निकाल के बता दो, ये भी कमाल करके दिखा दो। तो देखो हिंज फोर्स निकालने का क्या तरीका रहेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हिंज पे फोर्स लग रहा है, तुम्हें फील भी कराया कि हिंज पे फोर्स कैसे लग रहा है। तो चलो अगर तुम्हें बोल दे कोई आकर के एक कमाल और करके दिखाना है तुम्हें दैट कि हिंज के अबाउट फोर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा, कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें हिंज के अबाउट फोर्स मतलब निकालना हो तो मेरा जो तरीका है उसे तुम याद रखना कि तुम एक फोर्स ले लेना अलोंग द रॉड और एक फोर्स ले लेना परपेंडिकुलर टू द रॉड। मतलब कि जैसे हिंज यहाँ पर लगा हुआ है तो एक तो अलोंग द रॉड का डायरेक्शन ये है और परपेंडिकुलर टू द रॉड का डायरेक्शन कौन सा है, तो परपेंडिकुलर टू द रॉड कौन है, ये देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर टू द रॉड है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चे। तो ये परपेंडिकुलर टू द रॉड हो गया और ये अलोंग द रॉड, ये दो डायरेक्शन है तुम्हारे पास। इन दोनों के अलोंग एक एक कंपोनेंट लिख देना हिंज फोर्स का। तो मान लो कि इसके अलोंग जो है, इसके अलोंग सपोज करो ऐसे मैंने लिख दिया कि एक फोर्स हिंज का ऐसे है जिसका नाम है N1 और एक फोर्स हिंज का ऐसे है ऊपर की तरफ जिसका नाम है N2। ये मैंने लिख करके शांति मार दी, है ना। तो N1 और N2 जो है यहाँ हिंज के फोर्सेस हैं अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड। इनका रिजल्टेंट निकालोगे मतलब 90 डिग्री पे है दोनों, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा हिंज फोर्स N1² प्लस N2²। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है दैट कि N1 जो है, N1 अगर मान लो केवल रहे तो N1 को बैलेंस करने वाला कौन है, उस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है, जिस डायरेक्शन में N1 लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है नहीं, है ना। इसका मतलब कि N1 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉड जो है ये हिंज से बाहर नहीं चला जाएगा। अभी तुम मान लो इस तरह से हिंज करके रखे हो यहाँ पे और तुम बोल रहे हो एक हिंज फोर्स अलोंग दी रॉड ऐसे N1 है, तो भाई ये तो निकल जाएगा ना हिंज से,
तो ऐसा नहीं हो सकता, इस वजह से तुम्हारा N1 जो है यहाँ पर 0 होगा। तो हिंज फोर्सेस की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर ये भी समझ लो कि N1 को बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं है और ये हिंज से रॉड जो है वो निकल के चलने नहीं लगेगा। हिंज फोर्सेस की जब बात करोगे तो तुम्हारा N1 तो हो गया भाई 0। N1 क्यों 0 हो गया? बिकॉज N1 जो है उसके ऑपोजिट में और कोई फोर्स है नहीं, तो N1 के ऑपोजिट में और कोई फोर्स ही नहीं है, तो N1 0 होना चाहिए ना। अदरवाइज जो तुम्हारा मान लो कि इस तरह से यहाँ पर हिंज किया हुआ है रॉड, अब N1 को कोई इधर वाले फोर्स को कोई इस तरफ बैलेंस नहीं कर रहा, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में केवल N1 है, तो उसको 0 नहीं लोगे तो वो तो रॉड फिर निकल जाएगा ना हिंज से, तो ऐसा तो होता नहीं, इसलिए N1 तुम्हारा 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है N2। अभी देखो N2 को इक्वल टू mg मत कर देना, N2 को इक्वल टू mg मत कर देना। ऐसा क्यों नहीं करना? बिकॉज मैं देखो बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये रॉड है, ये इस एक्सिस के अबाउट हिंज किया हुआ है और इसका सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर कुछ ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में, मतलब कि ये इस तरह से सर्कुलर मोशन ऐसे 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 करेगा, ठीक है। तो ध्यान दो कि तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है at, वो कितना होता है? वो होता है अल्फा r। अब तुम्हारा जो फोर्स है डाउनवर्ड में वो है mg, अपवर्ड में जो फोर्स है वो है N2, तो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, मतलब कि 3g/12 इंटू आर की वैल्यू मैंने रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक L/2, तो ये L/2 है, L कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितना आया? 3g/4। तो भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो यहाँ लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि F नेट इक्वल टू क्या होता है? F नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी नेट फोर्स देखो कैसे निकालोगे, डाउनवर्ड में है mg, अपवर्ड में है N2, तो माइनस N2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है 3g/4। तो यहाँ से N2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4mg माइनस दिस mg/4, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया नेट हिंज फोर्स, N1 0 और N2 बराबर mg/4 होगा। कैसे हुआ तुम समझ चुके होगे, दैट के अलोंग द टेंजेंट, मतलब कि जिस पाथ में सर्कल रोटेशन हो रहा है वो पॉइंट मास जो है mg, जो जहाँ पर mg लग रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहेगा, जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया है तुम्हें, तो वहाँ पर तुम्हें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हें लगाना पड़ेगा, F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो है लिखना पड़ेगा, तब जा करके N2 की वैल्यू आएगी। अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं, मैं आगे क्वेश्चंस और भी दूंगा, तुम्हें समझ आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसा हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कैसा क्वेश्चन है मैं देता हूँ, मैं इसका हिंट दे दे रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके खुद बनाना। जैसे पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो सारे फोर्सेस को दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा काम रहेगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख करके वहां पर टॉर्क और आई की वैल्यू डाल करके अल्फा निकालना। तीसरा काम रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना, और चौथा काम रहेगा एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करना, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, यही 4 स्टेप्स तुम्हें इस क्वेश्चन में भी लगाना है। देखो दूसरा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वहां पर जो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो तुम्हारा था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मान लो, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल पे मैं रॉड बना रहा हूँ, मतलब कि जो अब रॉड जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से, देखो अब ये रॉड है तुम्हारा, ठीक है। अब इसकी मास है m, मास कितनी m है, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ लेनी है वो लेनी है l। यहाँ पर तुम्हें हिंज किया हुआ है, कहाँ पर? तो इसके एंड पे यहाँ पर हिंज कर दिया, और ये एंगल है 37 डिग्री। अब यहाँ से इसे रिलीज करने पर ये ऐसे जाएगा, तो इट इज रिलीज्ड, द रॉड इज रिलीज्ड, फाइंड द हिंज फोर्सेस एंड द अल्फा। तो the rod is released from the given position, the rod is released from the given position, the rod is released from the given position। ये जो given position है यहाँ से rod को रिलीज किया गया है। find the angular acceleration, find the
एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द हिंज फोर्सेस, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से बना दो, वीडियो पॉज करके जल्दी से बना दो इसे। तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तुम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे फोर्स का, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, पहला स्टेप क्या मैंने बताया था, दैट फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, दूसरा स्टेप मैंने तुम्हें बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा यूज करना है। तीसरा स्टेप तुम्हें मैंने बताया था एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, किससे, तो AT बराबर अल्फा आर से। और चौथा डायग्राम तुम्हें, चौथा जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था दैट कि हमें एफ नेट इक्वल्स टू एम ए कर देना है। ये 4 स्टेप्स तुम्हें बताया मैं, देखो यही 4 स्टेप्स लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो देखो तुम्हारा जो फोर्स है बच्चे, वो ये mg किस तरफ लगेगा, तो mg तुम्हारा ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, है कि नहीं। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो कैसे होंगे वो, तो एक तो परपेंडिकुलर टू द रॉड कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, और एक जो पैरेलल टू द रॉड होगा वो कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। चूंकि ये एंगल 37 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट से ये भी 37 हो जाना चाहिए। तो ये पूरा 90 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे 90 डिग्री है, तो ये 53 होना चाहिए, और ये पूरा 90, मतलब कि ये 37 डिग्री होना चाहिए। ये तो कर ही लोगे तुम, 11th के बच्चों, जेईई मेंस के एस्पिरेंट हो। तो यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा mg cos 37, और इस तरफ आ जाएगा mg sin 37। इतना तो कर ही सकते हो। अब ये जो वैल्यूज आए हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना। हाँ, अब तुम हिंज के जो फोर्सेस उसे मैंने कैसे लेने को कहा था, एक बोला था अलोंग द रॉड ले लेना और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड ले लेना। तो अलोंग द रॉड डायरेक्शन जो होगा ये होगा, ये डायरेक्शन होगा, और परपेंडिकुलर टू द रॉड डायरेक्शन ये वाला होगा। तो तुम्हें क्या बोला था, ले लेना भाई। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर टू द रॉड ऊपर ऐसे बना दो, ये एक हिंज फोर्स है, दिख रहा है ना, ये एक हिंज फोर्स है। मान लो कि ये है N2, और इस तरफ नहीं बनाओ, ऐसे मत बनाओ, बिकॉज ये mg sin 37 भी उसी तरफ है। अभी दोनों फोर्सेस को एक तरफ कर दोगे तो कौन बैलेंस कैसे करेंगे एक दूसरे को, इसलिए तुम इसमें जो है N1 की वैल्यू को ऐसे बनाओ, ऐसे इस तरफ, ताकि ये mg sin थीटा से बैलेंस हो पाए। तो इस तरह से हिंज फोर्स आ गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ, जो तुम्हारा डायग्राम आया है वो किस तरह से आया है और उसमें फोर्सेस कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले तो इस तरफ एक फोर्स है परपेंडिकुलर टू द रॉड, फिर एक है अलोंग द रॉड, फिर यहाँ पर एक हिंज फोर्स ऊपर है, और एक फोर्स ऐसे है। इस तरह से फोर्सेस आए हैं। तो इस तरह से 4 फोर्सेस तुम्हें ना मिल रहे हैं यहाँ पे, 4 फोर्सेस टोटल। सबकी वैल्यूज लिख दो। mg cos 37 बोले तो 4/5 हो जाएगा ना, mg cos 37 4/5 mg। अभी mg sin 37 बोले तो 3/5 mg। उसके बाद n1 और n2 है। इस तरह से मैंने ये बना दिया फोर्स का डायग्राम। सेकेंड, अब क्या लिखना है, अब लिखना है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टॉर्क किसके अबाउट लिखोगे, टॉर्क हिंज के अबाउट लिखोगे। हिंज के अबाउट क्यों लिखोगे, ताकि n1 और n2 का टॉर्क लिखना ना पड़े। तो सेकेंड तुम लिखो यहाँ पर टॉर्क अबाउट द हिंज, टॉर्क अबाउट द हिंज करो, टॉर्क अबाउट हिंज। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। तो टॉर्क अबाउट हिंज करो, तो टॉर्क अबाउट हिंज जो आएगा वो कितना आएगा। तो ध्यान से देखना कि टॉर्क अबाउट जब हिंज लिखने जा रहे हो तो उस टाइम पे केवल 4/5 जो mg है वो टॉर्क दे पाएगा। ये 3 फोर्स जो है n1 n2 और 3 mg/5 ये टॉर्क नहीं देगा, क्योंकि ये तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहे हैं, तो 4 mg/5 का टॉर्क होगा, जो कि कितने दूरी पर है, वो L/2 की दूरी पर है। तो इस वजह से तुम वहां पर लिखोगे दैट 4 mg/5 इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है L/2 इक्वल्स टू आई अल्फा, इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आई कितना है बच्चे,
आई कितना है, तो आई उसी एक्सिस के अबाउट लिखोगे ना, तो ml² इंटू अल्फा। तो यहाँ से तुम्हारा m और l कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 2 6g/5l आना चाहिए मेरे अनुसार। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 6g/5l। अब अल्फा तो तुमने बहुत आराम से निकाल लिया ना, उसी तरीका से जो मैंने अभी पढ़ाया था। तो अल्फा इक्वल्स टू 6g/5l आ चुका है, ठीक है। अब अगला काम है n1 n2 निकालना। तो उसके लिए अगला स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन at इक्वल्स टू अल्फा आर लिखना। सो नेक्स्ट स्टेप at इक्वल्स टू अल्फा आर। अल्फा कितना है 6g/5l। आर के जगह पे वो लिखोगे जो पॉइंट मास है वो कितने एंगल पे घूमेगा, ये रोटेशन करेगा तो ये mg जो है पॉइंट मास इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे इधर ये सर्कल में घूमेगा mg। इस वजह से तुम रेडियस के जगह पर l/2 लोगे, ना कि l लोगे। तो ये l कैंसिल हो गया, ये हो गया 3g/5, ये आ गया 80। लास्ट स्टेप क्या है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा, टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन आया है 3g/5 और इधर का जो फोर्स है वो कितना कितना है, तो इस तरफ जो फोर्स है वो है 4mg/5 और इसके ऑपोजिट में जो फोर्स है वो है n2। तो इस वजह से तुम लिखोगे एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट हो जाएगा 4mg/5 माइनस n2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3g/5। यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा n2 इक्वल्स टू 4 - 3 mg/5। तो n2 तुम्हारा आ गया mg/5। अब देखो n1 जो है, n1 को सिंपली तुम इक्वल कर दोगे किसके, 3 mg/5 को अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आगे एक क्वेश्चन और लास्ट में देखेंगे जिसमें हम लोग n1 को 3 mg/5 के इक्वल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर ओमेगा की भी कुछ वैल्यू रहेगी, तो इस वजह से नहीं करेंगे। सो n1 इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 mg/5, क्योंकि जस्ट आफ्टर रिलीज जो है ना ओमेगा की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ओमेगा होता है θ/t। अभी तुम्हारा थीटा होगा ही नहीं, जस्ट आफ्टर रिलीज थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो इस वजह से ओमेगा 0 होता है। नहीं तो हम लोग जो at लिख रहे थे उसी तरह से ar भी लिखेंगे, ω² r आउटवर्ड की तरफ, रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखेंगे। ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, तो इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस वजह से एफ नेट इक्वल टू ma लिख रहे हैं। बट जब रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो बाहर की तरफ है ना, ar किधर होता है, सेंटर या बाहर, रेडियस की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। तो इस वजह से n1 - 3 mg/5 इक्वल्स टू वो भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से तुमने अल्फा निकाला, n1 निकाला, n2 निकाला, ये सारा वैल्यूज यहाँ पे निकाला। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे दैट तुम्हारे पास एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से है, और ये हिंज किया हुआ है यहाँ पर, इसको रिलीज कर दिया गया, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट द रॉड इज रिलीज्ड। ठीक है, रॉड को क्या कर दिया, रिलीज। फाइंड एंगुलर एक्सिलरेशन, लिखते जाओ, फाइंड एंगुलर एक्सिलरेशन एंड हिंज फोर्सेस व्हेन द रॉड, अब यहां थोड़ा सा अलग हो रहा है, व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ, व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम्हें जस्ट आफ्टर रिलीज के बाद नहीं निकालना है, अब जब ये रॉड घूम करके नीचे चला जाएगा ना, कितने डिग्री पे, जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा, उस टाइम पे तुम्हें बताना है दैट अल्फा कितना होगा और हिंज फोर्सेस कितना होगा, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी भी बतानी है, मतलब ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बताने, अगर तुम सच्चे जेईई मेन के एस्पिरेंट हो तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओगे। तो ये 37 डिग्री, अभी यहाँ पर मास और जो वैल्यूज है, मास m जो है मास है,
एल जो है लेंथ है, ये तो लेना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज सॉल्व कैसे करोगे बच्चे। तो देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन यहाँ पर है इसमें तुम्हें अल्फा के लिए नहीं सोचना है, अल्फा तुम बिल्कुल ऐसे निकालना जो अभी किया था। देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर है तुम्हारा, ये जो है सेम डायग्राम, सेम वैल्यू अल्फा की तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, सेम तरीका अल्फा निकालने के लिए वही तरीका। अब चलो मैं तुम्हें ना ओमेगा निकाल के बताता हूँ, दैट ओमेगा कैसे निकालोगे। देखो तुमने एक फार्मूला जरूर सुन रखा होगा, दैट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। तो अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है मैं मानता हूँ, लेकिन काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv² होती है। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी अगर पूछी जाए, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन अगर पूछा जाए तो हाफ mv² ना लिख करके हाफ I ओमेगा² लिखते हैं, ठीक है, हाफ I ओमेगा² लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग हाफ I ओमेगा² लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहाँ से यहाँ घूम कर आ जाएगा तो ओमेगा मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो जाएगी हाफ I ओमेगा²। अब ये जब कुछ पॉइंट नीचे आया है तो इसकी कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है नीचे आने से। मतलब कि ये जैसे सेंटर है तो ये सेंटर यहाँ पर था, थोड़ा नीचे आने पर ये सेंटर यहाँ आ चुका है, ये घूम करके ऐसे यहाँ आ चुका है। तो इस सेंटर के नीचे आने से जो हाइट नीचे आया है, हाइट जितना नीचे आया है ये पार्टिकल, हाइट जितना नीचे आया है, मतलब कि ये इतना हाइट जो नीचे आया है, तो इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना रोटेशनल वाली। तो तुम यहाँ पर लिखोगे दैट mgh इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा²। अब h निकालना है भाई, तो कैसे निकालेंगे। देखो तुम्हारा जो लेंथ है ये वाला यहाँ से लेकर के जितना नीचे आया है, मैं एक अलग डायग्राम बना दे रहा हूँ, एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट जो है तुम्हारा यहाँ पर से लेकर के यहाँ आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो इस हाइट से मतलब है ना, इस वाले हाइट से मतलब है। तो ये तुम्हारा 37 डिग्री है, ये l/2 है, तो ये हो जाएगा l/2, ये मान लो कि x है, तो ये x हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री कर दो। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, l/2 साइन 37 बोले तो 3/5 में 3l/10। ये तुम्हारा हाइट इतना नीचे आया है, इतना हाइट नीचे आया, तो यहाँ रखो। सो mgh 3l/10 इक्वल्स टू हाफ I उस एक्सिस के अबाउट ml²/3 इंटू ओमेगा²। बहुत आसानी से ओमेगा² यहाँ पर आ चुका है, m और m कैंसिल, l और l कैंसिल, 339g अपॉन है ना 5l। स्क्वायर था ओमेगा का इसीलिए रूट लेना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर, ओके। तो ओमेगा आ गया 9g/5l का रूट, कितना आसान। तो इस तरह से तुमने ओमेगा निकाल लिया, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर रिलीज का सिचुएशन नहीं है ना, ये कुछ 37 डिग्री एंगल घूमने के बाद का सिचुएशन है। तो इस वजह से तुम्हें √9g/5l लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर से फोर्स डायग्राम बनाना। फोर्स डायग्राम तो वही रहेगा, देखो ध्यान से, सेम डायग्राम रहेगा, बिकॉज सेम एंगल पे 37 डिग्री एंगल पे n1 ऐसे n2 ऐसे, mg cos 37 इधर और mg sin 37 इधर, ये सेम डायग्राम है जो आपको यहाँ पर लेना है। तो मैं इसे ही यहाँ से ले जाता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ, ठीक है। ये सेम डायग्राम जो है तुम्हारा आ चुका है, ओके। यहाँ पर n2 था, ओके चलो। तो सेम डायग्राम मैंने इसलिए लाया क्योंकि सेम टाइप का डायग्राम यहाँ बनेगा। तो ये फोर्स डायग्राम हो गया। अब तुम्हारा एक्सेलरेशन का डायग्राम जब बनेगा तो ध्यान से देखना, टेंजेंट सेंटर है, सर्कल ऐसे बनेगा गोल, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। सर्कुलर पाथ जो बनेगा पॉइंट मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस तरह से ये रॉड जो है उस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो इसका टेंजेंट इधर हो गया, तो 80 इस तरफ आएगा, 80 इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना है 6g/5l इंटू l/2 डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक l/2।
ओके इतना ही था ना, मैं चेक कर लेता हूँ अल्फा की वैल्यू। हाँ 6g/5l और अल्फा ए की वैल्यू भी निकाले थे 3g/5। सो ए आ गया आपका 3g/5, 80 आया 3g/5। अब ध्यान से देखो दैट कि चूंकि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं है, जस्ट आफ्टर रिलीज का कंडीशन ये है नहीं, तो इस वजह से आपको ए आर भी लिखना पड़ेगा। तो ए आर जो होगा वो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ए आर की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा आपने निकाला है तो 9g/5l इंटू आर कितना दूरी पे है, l/2, l और l कैंसिल हो गया, सो 9g/10 ये ए आर आ गया। तो जब आप अलोंग द टेंजेंट लिखोगे तो नेट फोर्स हो जाएगा, लास्ट स्टेप एफ नेट इक्वल्स टू एम ए कर रहे हैं तो 4/5 इंटू एम जी माइनस n2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। अलोंग द सेंटर जब लिखोगे, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है ना, तो इस वजह से तुम लिखोगे n1 माइनस 3mg/5 इक्वल टू n1 माइनस 3mg/5, ये अंदर माइनस बाहर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कौन सा, ए आर। आई बात समझ में। यही जो है इसे हम पिछले इक्वेशंस में, पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं लिख रहे थे, बिकॉज कि जस्ट आफ्टर रिलीज जो है ना, जस्ट आफ्टर रिलीज जो है ना ए आर नहीं होगा क्योंकि ओमेगा 0 होगा, लेकिन रिलीज होने के 37 डिग्री एंगल घूमने के बाद का सिचुएशन है। यहाँ पर ये रॉड हॉरिजॉन्टल था और रिलीज करके 37 डिग्री एंगल पे चला गया, इस वजह से। तो यहाँ से तुम्हारा n2 तो आ जाएगा, सारे वैल्यूज रख दो ना, सेम आएगा ना यार, सेम आएगा ना, 80 तो सेम ही है, सेम आएगा। n1 आ जाएगा तुम्हारा, n1 कौन सा, ये वाला, ये n1 सेम नहीं आएगा, n2 तुम्हारा ये है mg/5 ही आ जाएगा। मैं रख के कर दे रहा हूँ ना, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4mg/5 ध्यान से देखना, और वो इधर आ गया माइनस m इंटू 80 की वैल्यू है 3g/5, 4 में से 1 3, सो mg/5, ये तो सेम ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n1 माइनस n1 इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू ए आर। ए आर कितना है, ए आर है 9g/10, सो 9g/10 और इधर से आया ये प्लस हो गया 3mg/5। तो यहाँ पर हम लोग कर देते एलसीएम, तो 10 हो गया एलसीएम, इधर हो गया 9mg प्लस 3 इंटू 2 6mg, 9 6 15 बाई 10 mg, बोले तो 5 इंटू 3 5 इंटू 2 3/2 mg। ये तुम्हारा n1 आ गया, वो n2 आ गया। अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो तुम्हें नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा हिंज का। तो तुमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने रॉड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का जो इक्वेशन है तुमने उसे सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने किए आज। चलो मज़ा आ गया, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।